हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। तो वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2027 में होगा, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपना है ना क्लास 12 का जो तैयारी है वो बेहतरीन कर सकते हैं, है ना। अभी इस चैनल पे उनको डेली बेसिस पे 3 लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। आने वाले दिनों में अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहा तो बाकी का जो सब्जेक्ट है उसका भी तैयारी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, अगर आप नए हैं, है ना। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जा करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में वहां से, है ना, सारी वीडियो को देख सकते हैं, है ना। वहां पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ करके हमारी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। आप अगर नए हैं तो हम मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज जाइए, है ना, और सारी वीडियो को देखिए, है ना। और तब उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ से तैयारी होगी, तब फिर क्या करिए, आप यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए और अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपना तैयारी करते हैं तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। बस आपको क्या करना है, यहाँ से, है ना, जो भी चीजें यहाँ पढ़ाया जाएगा उस चीज को क्या करना है, पढ़ना है, ध्यान से लेक्चर अटेंड करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाना है और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। अगर आप इतना करते हैं डेली बेसिस पे तो भरोसा रखिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। और आज जो हमारा फिजिक्स का 10वां लेक्चर है ना। हमने ऑलरेडी 9 लेक्चर कवर कर लिया है और 9 लेक्चर में बहुत कुछ हमने कवर किया है चार्ज के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था क्या, आवेश के क्वांटमीकरण पर कुछ प्रश्न किए थे जो कि एग्जाम में आते हैं, उस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए, है ना, उस क्वेश्चन को हम यहाँ करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारा चैप्टर क्या चल रहा था बाबू, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। हमारा जो चैप्टर का नाम था क्या था, विद्युत आवेश विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। यही हमारा क्या था, अध्याय चल रहा था। और इसी पे हम लोग बात कर रहे थे, पूरा ढंग से बात कर रहे थे, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था क्या, कल लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे ना, है ना, आवेश के कोजी पे, आवेश के क्वांटमीकरण पे। उस पे एक सवाल हमने दिया था आप लोगों को। सवाल क्या था, सवाल क्या था? सवाल था बाबू कि यदि, है ना, हम आपसे सवाल पूछे थे कि क्या, सवाल क्या था कि क्या क्या किसी वस्तु को, क्या किसी वस्तु को कितना, -2.4 गुना 10 के पावर -17 कूलम्ब का आवेश, यही था ना, यही था सवाल, है ना। 20 कूलम्ब का आवेश देना संभव है? यही सवाल था। और बोले थे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप, यस या नो में। बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर, मतलब बहुत क्या, कोई विद्यार्थी इनका आंसर नहीं दिया। इसका सीधा मतलब यही है कि कोई विद्यार्थी पिछले वाले लेक्चर को अटेंड नहीं किए पूरा, तभी वो आंसर नहीं दे पाए। अगर वो पूरा लेक्चर अटेंड करते तो हमको नहीं लगता है कि वो आंसर नहीं दे पाते। अगर आप भी नहीं देखे उस लेक्चर को तो जाके प्लीज पूरा देखिए, उसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल हमने कराया है, ठीक है। तो देखिए, इसके अगर हल की बात करें, इस प्रश्न का क्या सॉल्यूशन होगा उसका, अगर हम बात करें, हल का बात करें, इस प्रश्न का सॉल्यूशन का बात करें तो देखिए, हमको क्या दिया, हमको चार्ज का वैल्यू दिया गया है कि चार्ज का वैल्यू जो है वो कितना, -2.4 इंटू 10 to the पावर -17 कूलम चार्ज दिया है।
और हमसे पूछा कि इतना चार्ज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था आवेश के क्वांटमीकरण का एक फॉर्मूला बताया था आपको, Q बराबर प्लस माइनस एन या Q बराबर एन ई। और वहां पे हमने बताया था कि एन का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके सहायता से क्या करेंगे, उस एन का मान निकालेंगे। और अगर एन का मान इंटीजर्स आया, पूर्णांक आया या पूर्ण संख्या आया, तो समझेंगे कि हाँ इतना कूलम्ब का आवेश देना पॉसिबल है। और अगर नहीं आया तो मान लेंगे कि इतना कूलम्ब का आवेश देना पॉसिबल नहीं है। तो हमको पता है, क्योंकि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार आवेश के क्वांटमीकरण आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, ठीक है ना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि Q बराबर जो है ना, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है एन ई के। हाँ प्लस माइनस ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम परिमाण वाइज बात करें बेसिकली। तो Q बराबर अगर एन ई के होता है तो Q का वैल्यू तो हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 2.4। माइनस है उससे कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव का सीधा मतलब है, निगेटिव अगर कोई वस्तु पर अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका सीधा मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लिया गया। बस इतना ही मतलब है इस निगेटिव पॉजिटिव का। तो निगेटिव को हम परिमाण वाइज बात कर रहे हैं तो निगेटिव को कंसिडर ना करेंगे। 2.4 इंटू 10⁻17 क्लियर है, इक्वल टू एन गुना ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। सही है। अब एक काम अगर करें, हम इनका अगर वैल्यू यहाँ से आइडेंटिफाई करें या निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻17 सॉरी -17 बट्टा गुणा में तो भाग में हो जाएगा तो कितना 1.6 इंटू 10⁻19। सही है। अच्छा थोड़ा सा अगर इस कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो एक काम कर सकते हैं अपन, ऊपर 2.4 है इंटू 10⁻ कितना है -17 है, गुना नीचे पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है पावर, नीचे पावर क्या है निगेटिव, अगर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10⁻19 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 1.6। सही है। आगे आगे अगर बढ़े तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 10 के पावर कितना बचेगा 2। अरे क्या होगा, गुना में पावर जुटेगा तो 10 के पावर -17 में 19 जोड़ेंगे तो कितना 10 के पावर 2 ही तो बचेगा, बचेगा ना, हाँ 10 के पावर 2। और बट्टा नीचे कितना हो जाएगा भाई 1.6। सही है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो एक 0 एक 10 नीचे आएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक 10 ऊपर जाएगा, ऊपर वाले दोनों तो कट ही जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं फिर, है ना। यानी अगर देखा जाए तो ऊपर हो जाएगा कितना 24 गुना 10 के पावर 2 बटा कितना हो जाएगा नीचे 16, कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगर देखा जाती हो जाएगा कितना 8 सॉरी 8 या 24 मतलब 3 अट्ठे 24 और 2 अट्ठे 16, बाकी 100 है तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 10 के पावर 2 का मतलब कितना है 100, और बट्टा नीचे कितना है 2, कट जाएगा 50 दूना 100, 50 दिया 150, कितना 150, इसलिए इनका जो वैल्यू आया, इनका जो वैल्यू है वो कितना आया 150 एंड 150। तो मेरा सवाल आपसे है कि 150 जो है क्या ये पूर्ण संख्या है, 150 पूर्ण संख्या है नहीं है, है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, 0 1 2 3। वैसे यहाँ पे कितना है, n का वैल्यू है 150, तो 150 आने का सीधा मतलब है कि n क्या है, पूर्ण संख्या है। और अगर n पूर्ण संख्या है तो बताइए इतना कूलम्ब का आवेश देना पॉसिबल है कि नहीं है, है जी, बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ, हाँ क्या लिखेंगे कि हाँ किसी वस्तु को, किसी वस्तु को कितना -2.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम्ब का आवेश आवेश देना संभव है, देना
संभव है। सही है, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है जी। अब अपने चलते हैं आगे टॉपिक पे। आगे का जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना, क्या पढ़ना है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग ढंग से देखिए, चीजें आपको क्रिस्टल समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का अच्छा, सवाल आया कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे, आप नाम जानते हैं उनका, क्योंकि हम उनका नाम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। वही बताए थे वो कि आवेश जो है ना, आवेश का बीजगणितीय चिन्ह जो दिए थे वही दिए थे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और आवेश का बीजगणितीय चिन्ह दिए कौन थे? आप जानते हैं उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के रहने वाले थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही आवेश का बीजगणितीय चिन्ह दिया था और उन्होंने ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी दिया, है ना। अच्छा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? स्टेटमेंट समझिएगा। आवेश संरक्षण, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े होंगे, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में खाली क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का भी सिद्धांत बोलता है कि आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। मतलब आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते हो और न ही आवेश को आप पैदा कर सकते हो, उत्पन्न नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं, मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर हम तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर रहे थे, है कि नहीं बात? पीछे जब पढ़े हम आवेशन की विधि, वहां पर तो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हम उत्पन्न कर रहे थे। नहीं बाबू, आप ऐसा नहीं कि आप उसको खुद से पैदा कर रहे थे, नहीं। हाँ, कोई वस्तु को आप पॉजिटिव और निगेटिव खाली बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? तो अगर किसी वस्तु में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब कुछ आवेश निकाल लिए, तो हो गया पॉजिटिव, और कुछ इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए तो हो गया निगेटिव। तो उसमें पूरा गेम कौन खेल रहा है? इलेक्ट्रॉन खेल रहा है। ऐसा नहीं कि आप चार्ज को ही पैदा कर दिए, नहीं, आप चार्ज को पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ आवेश को ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर। और आवेश के ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से कोई वस्तु पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है। आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अगर आपके पास कोई वस्तु है, आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वस्तु पॉजिटिव हो गया, तो मतलब पॉजिटिव हुआ क्यों? आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ऐसा नहीं कि आप आवेश को उत्पन्न कर दिए, नहीं, आवेश को आप उत्पन्न नहीं किए हैं, बल्कि आवेश को आप ट्रांसफर किए हैं। और आवेश को जब ट्रांसफर किए हैं तब वस्तु आपका पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ। समझ में आ रहा है चीज, है ना। तो बात यह है, जैसे मान लीजिए जैसे आपके मम्मी पापा आपको उत्पन्न किए, पैदा किए, समझ में आ रहा है चीजें। जैसे आपको मम्मी पापा आपको पैदा किए, उसी प्रकार से आप आवेश को पैदा नहीं किए हैं। क्या आवेश को आप पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ कोई भी वस्तु को पॉजिटिव और निगेटिव बना सकते हैं अपन, है ना। किसके वजह से भाई? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज ही तो है। समझ में आ रहा है चीज, है ना। तो हम ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन के हम पैदा कर दिए, नहीं, है ना। ये बात याद रखिएगा। तो आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते अपन, और न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आवेश के साथ क्या कर सकते हैं? आप आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, और कुछ नहीं किया जा सकता है, हाँ। और स्थानांतरित करने की वजह से ही कोई वस्तु पॉजिटिव और निगेटिव होता है। मतलब आवेश के प्रकृति को आप बदल सकते हैं। कोई वस्तु पॉजिटिव है तो निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव है तो पॉजिटिव बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आवेश को आप नष्ट कर दीजिएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा चीज है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अभी हम दिखाते हैं, टेंशन मत लीजिएगा थोड़ा सा भी। हम पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है
है ना। इसका एक और डिफिनेशन और लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ये बोलता है आवेश संरचना के साथ, मतलब आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हो और ना ही आप इसको नष्ट कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो तो आप इसको एक रूप से दूसरा रूप में रूपांतरित, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर सकते हो। अगर कोई वस्तु है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है तो आप चाहो तो उसको निगेटिव कर सकते हो, तो क्या करिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है चीजें, बस यही कर सकते हैं आप, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, है ना, पीछे हम उस चीज को डिस्कस भी किए हैं। तो मान लीजिए क्या हुआ क्या, आराम समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास दो वस्तुएं थी, बेसिकली दो वस्तुएं थी। मेरे पास एक वस्तु ए था और मेरे पास एक वस्तु बी है ना, एक वस्तु मान लीजिए बी है। क्लियर है? अब क्या हुआ, दोनों को हमने रगड़ा, या फिर परफेक्ट एग्जांपल चाहे सही है ये भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने दोनों को घर्षण कराया। क्या कराया? घर्षण कराया। मान लीजिए ये दोनों में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज का मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि ई के पास जो इलेक्ट्रॉन था ना, ई के पास वो इलेक्ट्रॉन था 10, और बी के पास जो इलेक्ट्रॉन था ना, ए था इसके पास 12, सपोज डेट मान सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को घर्षण कराया। दोनों को क्या किया? घर्षण कराया। ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। जैसे ही घर्षण कराया तो घर्षण कराने से हुआ का, ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चला गया। कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ए से इलेक्ट्रॉन कुछ निकला और बी में चला गया, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन गया। क्या इलेक्ट्रॉन गया? 3। और जब ए 3 इलेक्ट्रॉन गया तो हुआ का, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ये वस्तु ए है और ये वस्तु क्या है? बी है। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से गया तो जाहिर सी बात है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन घट गया, और जब 3 इलेक्ट्रॉन घट गया तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट गया, और ये चीज हम बताए हैं। मतलब इसके पास अब जो इलेक्ट्रॉन बचा ना, मात्र 7 बचा, क्योंकि 3 ऑलरेडी चला गया इधर। और इसके पास कितना हो गया? पहले 12 था, अब कितना हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन गया ना, तो 12 3 क्या हो गया? इसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गया 15, और इस पर मान लीजिए आ गया निगेटिव चार्ज। तो क्या आप आवेश को नष्ट कर दिए क्या, या उत्पन्न कर दिए? नहीं। अगर बात करें घर्षण से पहले टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, है ना, घर्षण से पहले अगर बात करें, घर्षण से पहले कुल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, घर्षण से पहले कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 और 12 है ना, कितना है? 10 + 12। तो घर्षण से पहले 10 कुल इलेक्ट्रॉन है क्या है? 22। अरे 22 है, बिल्कुल है। और घर्षण के बाद कुल इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए? घर्षण करवा दिए, करवाने के बाद यहां बताइए, घर्षण के बाद, घर्षण के बाद कुल इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए? तो 7 इस पे, 15 इस पे, तो 7 + 15 इक्वल टू अभी भी कितना है? 22। तो क्या हुआ? क्या आवेश नष्ट हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ भाई, कहाँ नष्ट हुआ? पहले भी 22 था, अब भी 22 है। तो क्या आवेश कंजर्व्ड रहा कि नहीं रहा? आवेश संरक्षित रहा कि नहीं रहा? रहा जी। कहाँ कोई इधर उधर गया? हाँ, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चला गया, तो केवल आवेश का स्थानांतरण हो गया, है ना, समझ में आ रहा चीज है ना, बल्कि आवेश खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। कोई दिक्कत है? मतलब आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, बस इसका क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, या फिर इसका स्थानांतरण कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। रूपांतरित किया जा सकता है, या एक शब्द और ऐड कर लेंगे, या स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। सही है, ऐसा नहीं कि आप क्या कर दिए, या तो आप रूपांतरित कर सकते हैं या फिर स्थानांतरित कर सकते हैं, आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिख रहा है चीज, बिल्कुल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं तो प्यारा सा, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का, है कि नहीं बात, सोडियम क्लोराइड NaCl मेरे पास था, Na, ये पहला बात समझ में आई, ये पहला एग्जांपल मान लीजिए, पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का देखिए, NaCl था मेरे पास। जैसे NaCl टूटा, तो NaCl टूटने के बाद आयनों के रूप में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। मान लीजिए ये आयनों के रूप में टूटा, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ठीक है, बात क्लियर है। अगर इधर टोटल चार्ज के बारे में बात करें, टोटल चार्ज, कुल आवेश हम देख रहे हैं अपन, समझ में आ रहा चीज है, हम देख रहे हैं कुल आवेश, ठीक है। तो इधर कुल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है बताइए, इधर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज, या फिर आप कुल इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या कुल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, है ना, मतलब अभिक्रिया से पहले कुल इलेक्ट्रॉन, समझिएगा चीजों को, अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितना है अभिक्रिया से पहले, तो सोडियम के पास भी है, क्लोरीन के पास भी है, पता है ना, सोडियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 11, और क्लोरीन के पास 17, यही तो है ना। क्लोरीन का, सोडियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास से मान लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 11, प्लस क्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, 17, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 17 11 हो जाएगा कितना, 28, कुल इलेक्ट्रॉन 28 है। हालांकि चार्ज कुछ नहीं है, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव है, टोटल चार्ज तो 0 है कि नहीं बात। अच्छा, अभिक्रिया के बाद कुल इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सोडियम के पास देखिए सोडियम पॉजिटिव हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास तो अब क्या बचा, 10 था, 10 बचा ना, 11 इलेक्ट्रॉन था, इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दान में दे दिया, ले भाई, इसके पास मात्र क्या बचा, 10। अब क्लोरीन क्या किया जी, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, निगेटिव चार्ज आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इस पर क्या है, कई इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, 17 तो था, एक और ले लिया, तो होगा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन भी आ गया, अभी भी तो 28 ही है, क्या फर्क पड़ गया, तो टोटल तो वही रहा। तो यही है, आवेश जो है ना हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है, आवेश को आप उत्पन्न भी नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है चीजें। एक और प्यारा सा एग्जांपल लेंगे अपन, ताकि चीजें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पे अभिक्रिया के पहले अगर टोटल चार्ज पूछ लिया जाए कि अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया से पहले टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है अभिक्रिया से पहले, तो इस पर दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर जितना पॉजिटिव है इस पर उतना निगेटिव है, तो दोनों मिलाकर टोटल चार्ज 0 है। तो अभिक्रिया के बाद अगर टोटल चार्ज अगर पूछे पूरा अणु पर, ये अणु है ना, अभिक्रिया के बाद अगर टोटल चार्ज पूछे, देखे तो अभिक्रिया के बाद कुल टोटल चार्ज कितना है, बोलिए बोलिए, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया जी, इस पर पॉजिटिव भी निगेटिव में टूटा, पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम गया, इस पर एक आया, इस पर कितना चार्ज डेवलप हुआ है, तो इस पर प्लस ई के बराबर चार्ज डेवलप हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो माइनस ई, तो मिला जुला के अभी भी तो चार्ज कितना है, 0।
अभिक्रिया के पहले जितना चार्ज था इस पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों, कुल आवेश 0 था। जब ये टूटा अपने आयनों में, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो इस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो इस पर आया प्लस ई चार्ज और इस पर आया माइनस ई चार्ज, दोनों को जोड़ना पर टोटल चार्ज अभी भी 0 है। संरक्षित है आवेश जी, समझ में आ रहा है ना चीजें। तो यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत सही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से आपको मुलाकात करवाते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ना। जैसे अगर आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम कितना होता है 92,235, कितना होता है यूरेनियम 92,235, सही है। हमने यूरेनियम को क्या किया, यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन से बमबारी कराया है, न्यूट्रॉन से बमबारी कराया है ना, मतलब यूरेनियम को तोड़ने का प्रयास किया। यूरेनियम एक भारी नाभिक है, इसका हमने विखंडन कराना चाहा, नाभिकीय विखंडन का आप लोग नाम सुने होंगे। तोड़ा चाहे यूरेनियम को, तो जैसे ही मतलब यहां से बमबारी कराएं तो यूरेनियम जो था एक और भारी नाभिक बना, 92 कितना हो गया 92 और 235 से 236 बन गया। क्लियर है, क्लियर है जी। और जैसे 236 हुआ यूरेनियम 92 236, तो यूरेनियम फिर टूटा, समझिएगा। यूरेनियम 92 236 जो था ये टूट गया, क्या हो गया, टूटा। क्या क्या टूटा, सबसे पहले बड़ा बेरियम, कितना बेरियम का होता है 56 141, उसके बाद टूटा क्रिप्टॉन 36 92 प्लस। अब जोड़िए, जोड़ने के बाद 56 36 हो जाएगा 92, 56 36 कितना हो जाएगा 92 नहीं हो जाएगा, 6 6 12 2 हासिल 5 3 9 90 हो जाएगा। अच्छा ऊपर वाला भी तो 236 आना चाहिए, 141 41 और 92 जोड़िएगा 141 और 92 जोड़िए तो 2 1 3 3 हो जाएगा ना, 2 1 3 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 233 हो रहा है। 3 घट रहा है, कितना घट रहा है 3, तो 3 को कौन आएगा न्यूट्रॉन, कितना आएगा 3 को न्यूट्रॉन आ गया, तो 3 बैलेंस कर लिया। अब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ का मिलेगा आपको ऊर्जा मिलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा ऊर्जा। इस प्रकार से होता है नाभिकीय विखंडन यूरेनियम का। अब आपसे अगर हम पूछें कि अभिक्रिया के पहले कुल इलेक्ट्रॉन कितना था, अभिक्रिया के पहले मतलब विखंडन के पहले, विखंडन विखंडन के पहले कुल इलेक्ट्रॉन, विखंडन के पहले कुल इलेक्ट्रॉन, विखंडन के पहले, विखंडन के पहले क्या कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था बताइए। विखंडन के पहले कुल इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास 92 है यूरेनियम के पास, क्योंकि परमाणु संख्या और परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी और प्रोटॉन की संख्या के भी। कोई भी एटम का परमाणु संख्या बराबर होता है कोई उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के, तो परमाणु संख्या अगर 92 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 होगा, और इसमें तो कुछ है नहीं, न्यूट्रॉन के पास तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 92 इलेक्ट्रॉन है। कब है, अभिक्रिया से पहले, विखंडन के पहले। अच्छा विखंडन के बाद अगर पूछे आपसे कि विखंडन के बाद क्या हुआ, विखंडन के बाद, विखंडन के बाद अगर कुल इलेक्ट्रॉन देखा जाए, कुल इलेक्ट्रॉन, विखंडन के बाद कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 56 को इसके पास है बेरियम के पास, और क्रिप्टॉन के पास है 36, और इसके पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है ही कुल, न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो दोनों को जोड़ना अभी भी कितना आ रहा है 92। क्या विखंडन हुआ, यूरेनियम टूट गया तो क्या आवेश नष्ट हो गए हैं क्या, नहीं जी। मतलब विखंडन के पहले जितना इलेक्ट्रॉन था, मतलब जितना आवेश था, विखंडन के बाद भी उतना ही आवेश है, आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। और यही है क्या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब आवेश जो है ना संरक्षण सिद्धांत के नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। मतलब कोई भी वस्तु पर आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। हम देख भी लिए, हमने 3 एग्जाम्पल किया और तीनों एग्जाम्पल में हमने बेहतरीन तरीका से समझ लिया आवेश आखिर में संरक्षित कैसे रहता है।
क्लियर है चीजें। तो हर एक कंडीशन में बताइए, हर एक कंडीशन में आवेश कंजर्व्ड रह रहा है नहीं, हमने देखा है घर्षण में भी आवेश संरक्षित रह रहा है। उसके अलावा कोई एटम, कोई अणु जो है आयनों के रूप में टूट रहा है तब भी आवेश संरक्षित है। और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा नाभिक टूट रहा है, विखंडित हो रहा है, उस कंडीशन में भी आवेश क्या है, संरक्षित है। आवेश नष्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक डिफिनेशन और लिखा जाता है कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एकदम तन्हाई में रहने वाला सिस्टम, अकेले, है ना। और सिस्टम मतलब कोई अकेला चीज तो सिस्टम नहीं बनेगा, उसमें बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे, है ना, तब वो कहलाएगा क्या, सिस्टम कहलाएगा। तो अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय जिसको बोलते हैं, तो उस विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये भी एक डिफिनेशन है। ऐसा तो हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत तो देख ही लिए। एक डिफिनेशन और है, इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इन अदर वर्ड्स क्या है, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या है जी, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा, किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा, कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है जी, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एकदम तन्हाई में रहने वाला सिस्टम है। इसमें मान लीजिए 3 चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है, +3 कूलम का चार्ज है और -2 कूलम का चार्ज है। क्लियर है, इसके अंदर 3 चार्ज थे, +1 कूलम का, +3, -2 कूलम का। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने क्या किया, इसमें कुछ कुछ किया, क्या किया इसमें, कुछ 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 किया। हमने इसमें क्या किया, कुछ कुछ किया। और कुछ कुछ जैसे ही करें तो मान लीजिए इसके अंदर जो चार्ज है, चार्ज जो था ना इसके अंदर 4 भाग में डिवाइड हो गया, 4 चार्ज बन गया। मान लीजिए 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। एक हो गया +2 कूलम का आवेश, एक हो गया -3 कूलम का आवेश, एक +1 कूलम का आवेश, है ना। तो एक और चार्ज है, इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना आवेश होगा, यह है सवाल मेरा। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। और आवेश संरक्षित होने का मतलब है कि कुछ कुछ करने के पहले आवेश और कुछ कुछ करने के बाद आवेश दोनों तो सेम ही रहेगा, है ना। कुछ कुछ करने के पहले जितना आवेश था, कुछ कुछ करने के बाद भी उतना ही आवेश रहेगा। अगर आवेश संरक्षित है तो यही तो रहेगा। तो एक बात बताइए, कुछ कुछ करने के पहले कुल आवेश कितना है, टोटल चार्ज कितना है इधर बताइए, तीनों को जोड़िए, टोटल चार्ज इधर कितना है, इधर टोटल चार्ज है +1 +3 और -2, यानी कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो +2 कूलम चार्ज है। कुछ कुछ करने के पहले, माइनस का क्या कूलम, सॉरी प्लस का क्या कूलम, 2 कूलम, +2 कूलम चार्ज आ रहा है कुछ कुछ करने के पहले। तो कुछ कुछ करने के बाद भी तो वही होगा। तो देखते हैं, 2 है कितना, 3, प्लस का 3 कूलम और माइनस का 3 कूलम, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अरे 2 है कितना, प्लस का 2 प्लस का 1 तो 3 कूलम और माइनस का 3 कूलम, ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो इस पर लेकिन रखना कितना है जी, +2 कूलम, तो इस पर चुपचाप +2 कूलम रख दीजिए ना, हो गया। अब देख लीजिए, चाहे कुछ कुछ करने के पहले या कुछ कुछ करने के बाद, दोनों ही स्थितियों में क्या है, आवेश संरक्षित है। यहाँ पर भी क्या है, तीनों को जोड़े थे कितना है, +2 कूलम आया। अब यहाँ पर भी आप चारों को जोड़ के देख लीजिए, वही आएगा +2 कूलम। कितना कितना है, +2 कूलम है, +1 कूलम है, फिर -3 कूलम है और +2 कूलम है। सबको आप जोड़िए, तो जोड़िएगा तो देखिए 2 1 3 और -3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना
तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हो गया प्लस का 2 कूलम। तो ये है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना। अच्छा, उस पर सवाल कैसे बनेगा, ये भी एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, है ना। देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे भी सवाल को घुमा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए बोल दिया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा सवाल दिया, इसमें +4 कूलम का चार्ज है, +3 कूलम का चार्ज है, -3 कूलम का चार्ज है, +7 कूलम का चार्ज है, ऐसा कुछ, सही है। और इसमें हमने क्या किया, कुछ कुछ किया, मतलब कुछ कुछ करने का मतलब वो हिला के छोड़ दिया, मान लीजिए ऐसे करके, है ना। इसके अंदर क्या किया, कुछ कुछ किया, कुछ कुछ किया, मान लीजिए कुछ किया होगा। तो करने के बाद जो है ना, कुछ कुछ करने के बाद ये जो सिस्टम था ऐसा, इस सिस्टम के अंदर चार्ज कुछ आए, ये आए +4 कूलम, ठीक है, या -3 कूलम, या +3 कूलम। तो एक और जो चार्ज है वो कितना रहेगा, ऐसा पूछ दिया। जो नहीं है कि इधर 4 है तो इधर भी 4 रहेगा, इधर 5 भी हो सकता है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, या फिर 3 भी हो सकता है। मान लीजिए वहां पे उस पर कितना चार्ज होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको। तो टेंशन नहीं लेना है। हम क्या पढ़े आवेश संरक्षण का सिद्धांत में, कि जितना आवेश पहले होगा उतना बाद में भी होगा। तो कुछ कुछ करने के पहले जो कुल आवेश रहेगा, है ना, मतलब क्या होगा, कुछ कुछ करने के पहले, कुछ कुछ करने के पहले कुल आवेश जो होगा ना, कुल आवेश वो बराबर क्या होगा, कुछ कुछ करने के बाद के कुल आवेश के, कुछ कुछ करने के बाद के कुल आवेश के बराबर होगा दोनों। जैसे ही बराबर होगा, एक बात बताए, कुछ कुछ करने के पहले कुल आवेश है कितना, तो प्लस का 4 कूलम है जी, ठीक है, प्लस प्लस का 7 कूलम है, ये भी ठीक है। थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। प्लस का 4 कूलम है जी, बिल्कुल प्लस, प्लस का 7 कूलम है, उसको ऐसे लिख देते हैं 7 कूलम। उसके बाद प्लस का 3 कूलम है तो प्लस का 3 कूलम, और प्लस ये कितना, माइनस का 3 कूलम है तो ये माइनस का 3 कूलम, बराबर जो है ना, बराबर कितना होगा, प्लस का 4 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस कितना, +3 कूलम, ठीक है। तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं, प्लस तो ऑलरेडी हम लिख दिए हैं, 3 कूलम। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमको पता तो है नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है, हमको नहीं पता है, हमको क्यू ही निकालना है मान लीजिए। तो अगर जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा, -3 कूलम +3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 4 +11 कूलम, तो इधर बचेगा इक्वल टू, प्लस लिखना कोई जरूरी है थोड़ी, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 कूलम, है ना, प्लस क्यू। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 11 कूलम है, ठीक है, ये प्लस में तो इस साइड को में आ जाएगा, माइनस में माइनस का 4 कूलम इक्वल टू का हो जाएगा क्यू, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से जो क्यू का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 7 कूलम। तो यहाँ पे जो चार्ज आया वो कितना आया, यहाँ पे आया प्लस का 7 कूलम, ठीक है। तो किससे हम निकालें, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग करके। तो यहाँ से इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। क्लियर है जी चीजें, है ना। तो ये था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर है चीजें। तो आप लोग जल्दी से क्या करिए, इसको वीडियो को रोकिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अगर बात करें हम, तो आगे हम बात करने वाले हैं आवेश के गुण पर, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के पास क्या क्या गुण होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं आवेश के पास, देखते हैं। देखिए चीजों को अगर समझ के अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। लेकिन वही अगर आप चीजों को रटने का प्रयास कीजिएगा,
तब आप फंस जाइएगा। इसलिए कभी भी चीजों को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, ताकि चीजें आपको ज्यादा समय तक ध्यान में रहे, ज्यादा समय तक स्मरण रहे वो चीजें। ठीक है। अच्छा, आगे अगर बात करें हम, तो हम क्या बात करने वाले हैं अब बात करने वाले हैं आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा, आवेश के गुण। क्या? आवेश के गुण। ठीक है ना, और यही से अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। चलिए काम करते हैं। देखिए वीडियो तो ऑलरेडी लंबा हो ही गया है, थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, तो अगर इसको हम डिस्कस करेंगे तो और बहुत मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और हम ना चाहते हैं कि लेंदी हो ज़्यादा, है ना। हाँ हाँ, हमने अभी आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझाया, बढ़िया से समझाया, बेहतरीन समझ में भी आया। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं और प्योर इसी पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, लंबा है, और यहाँ से बॉडी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। वीडियो लंबा हो गया है तो थोड़ा सा समस्या होगा फिर अपलोड करने में, तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं इस लेक्चर को, फिर आपको इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, आप लोग अगर आप लोग के पास अगर बुक है तो इस टॉपिक को पढ़िएगा जरूर, ताकि चीजें आपको और बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ठीक है ना, बाकी कंटेंट जैसा भी लगे आप मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा ना लगा, है ना, चीजें आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। बाकी आपके फीडबैक का आपको इंतजार रहता है हमेशा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।